हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIES का चैप्टर 18 क्लास 10th का, ठीक, SST का है। SST का जो क्लास 10th का SST का है चैप्टर 18। इससे पहले हमने आपको 17 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, 17 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे आसपास कोई घटना घटती है या परिवार में हो, पड़ोस में हो, कोई घटना घट गई तो इसके लिए सीधे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो जाते नहीं या किसी बड़े अदालत में जाते नहीं। ठीक है, तब ऐसे मौके पे कौन होता है जो ये हमारे आसपास के मसले को हल करता है या छोटे लेवल के गांव समाज के मसलों को हल करता है, तो वहाँ पे बात आती है स्थानीय शासन की। ठीक, तो हम इस वीडियो में हम यही समझेंगे जो स्थानीय शासन है वो क्या काम करता है। ठीक है ना, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका गठन हुआ, क्या है, कैसे काम करता है, हमारे हित में क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी इसको अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है स्थानीय शासन और प्रशासन, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लोकल या क्षेत्रीय प्रशासन, रूल, नियम कानून। अब क्षेत्र में जो आते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन में जो आप देख रहे हैं, हम अगर देखें, ठीक है ना, तो आगे समझाते हैं। ठीक ना, अभी जैसा कि अगर कोई बात हो जाती है, विवाद होता है, अब घर में क्या होता है, घर में आपके पिताजी हैं, उनसे ऊपर भी हैं दादाजी, अब यहाँ 3, 4, 2 भाई 2 बहनें हैं या फिर जो भी हैं, परिवार है, मम्मी हैं, ठीक, सब हैं, ऐसे करके सब बहुत लोग हैं। अब ये आपस में कोई मसला बिगड़ जाता है तो दादी जो ग्रैंड मदर हैं आपकी या ग्रैंड फादर, ये इस मसले को क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो ये इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, दे आर द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक ना, ये लोग क्या हैं, इसके मुखिया हैं। ठीक, अब यही जो कहेंगे चलो भाई ठीक है, आओ पहले मसला हल करते, क्या बात है, पूरी कार्रवाई सुनेंगे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उसके बाद वो अपना फैसला देते हैं। ठीक है ना, तो अब यही बात जो हमें अगर परिवार से बढ़ के अगर गांव समाज की बात आ जाए तो इसमें कैसे इसका निवारण करेंगे, कहाँ से कैसे इसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं। इसके लिए हमारे क्षेत्र में आती है पंचायत। पंचायत, ठीक, पंचायत होती है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा, बहुत पहले कहानियाँ अलगू चौधरी वाली सुनी होगी कहानी, वो बैल वगैरह होता था, उनका दोस्त बैल वगैरह ले जाता था, तो अलगू चौधरी की छोटी क्लासों में 5th क्लास में अलगू चौधरी और पंचायत की कहानियाँ होती हैं। तो उसमें देखते होंगे कि एक पेड़ हुआ करता था, ऐसे करके पेड़ हुआ करता था, ठीक, वहाँ पूरा बैठका ऐसे बना होता था, इस पेड़ के नीचे 5 लोग यहाँ बैठ जाते थे, सरपंच, ठीक, बाकी यहाँ पब्लिक खड़ी हो जाती थी या फिर बैठ जाती थी, और यहाँ मतलब इतनी दूरी में सब लोग बैठ जाया करते थे। अब जो आरोपी होते थे, जो पंचायत इकट्ठा करते थे, एक साइड इधर एक साइड इधर, एक पक्ष इधर हो जाता था, एक पक्ष इधर, फिर ये अपना पूरा फैसला सुनाते थे पंचायत के सामने। अब ये पूरा फैसला सुनाते थे, फिर उसके बाद जो पंचायत होती थी वो अपना, इनके फैसले के बाद ये जो सरपंच लोग हुआ करते थे ये अपना निर्णय सुनाते थे।
आखिरी में सुनाते थे ये अपना निर्णय, पहले सबको ध्यान से सुनते थे। तो इनका ही फैसला जो होता था सर्वमान्य होता था। ये लोग जो कह देते थे, पहले इतना कोर्ट वोट में नहीं जाते थे, जो पंचायत वगैरह फैसला करती थी वही मान्य हो जाता था, ठीक है ना। तो वही है पंचायत, लोकल कह सकते प्रशासन, ठीक, स्थानीय शासन जिसको कहा जाता है, लोकल गवर्नेंस। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं शीर्षक, इसमें क्या क्या स्थानीय शासन और प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन है। इसमें आत्मबोध, समस्या समाधान, समानुभूति, और क्रियाकलाप में क्या है, स्थानीय शासन और प्रशासन को समझना। स्थान का जो शासन है, स्थानीय शासन होता है, उसको समझना प्रशासन को कि कैसे कार्य करता है। आगे बढ़ने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों की सरकार होती है। स्थानीय सरकार जो होती है वो स्थानीय लोगों की सरकार होती है, मतलब लोकल लोगों की। स्थानीय लोगों के सबसे नज़दीक होने के कारण स्थानीय शासन की संस्थाएं आम लोगों के बीच होने के कारण उनकी नज़र में रहती है। इसलिए कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन को लोग पालने से लेकर कब्र तक सेवाएं प्रदान करता है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि अब जैसे आप लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, अब कोई मामला अगर कोई सी भी इंक्वायरी आती है तो आप यहाँ रहते हैं, आस पड़ोस में कोई लोग रहते होंगे, उन्हीं से जाके सारी इंक्वायरी की जाती है ना, पूछा जाता है हाँ भाई ये सच में ऐसा है या ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छी तरीके से जान रहे होते हैं, तो इनकी गवाही पे ही आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है। तो जो सरपंच लोग होंगे ये भी तुम्हारे क्षेत्र से ही हैं, तुमसे मिलने जुलने वाले हैं, ठीक। तो ये अच्छे तरीके से तुम, जैसे आप लोगों का कोई सा भी मसला होता है, आप लोगों के क्षेत्र में होगा, किसी भी क्षेत्र में होता है, कोई सा भी मसला हुआ तो बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, क्योंकि उसको वो बारीकी से जानते हैं, उससे परिचित हैं। लेकिन जो बाहर की सरकार होगी, पुलिस आएगी, वो तो किसी से परिचित नहीं है, सिर्फ वो नोटों से परिचित होती है, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुमने जिसने हड्डी फेंकी उसकी वो सुनते हैं, जो पहले पहुंच गया उससे भी खाएंगे, जो बाद में होगा उससे भी खाते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रशासन है ये बहुत गंदा हो चुका है। हमारे जो समाज में जो सबसे ज़्यादा गंदगी बन गई है, ये जो पुलिस वाले हैं, इनकी वजह से ज़्यादा गंदगियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी सैलरी भी जैसी होती है उसी हिसाब से ये सोचते हैं कितना हम लूट के रख ले। अपने बहुत वीडियो वायरल हो चुकी हैं, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड होते देखा है, बड़े बड़े कांड होते देख रखे हैं आपने। पुलिस वाले हमेशा ही अपनी दादागिरी करने के, मतलब जितनी पावर नहीं है उससे ज़्यादा पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन इनकी जगह अगर कोई IPS अधिकारी है तो उससे जाके मिलो, उसके बोलने का, उसके लफ्ज़, उसके तहलीज, उसकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अलग होता है, ठीक। बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, लेकिन ये जो कांस्टेबल लोग होते हैं ये कितने बड़े होते हैं, 12वीं, बहुत हद, अब तो 12वीं तक हो गए, नहीं तो पहले 10वीं तक में ही काम निपटा देते थे, ठीक है। 12वीं तक पढ़े होते हैं, ठीक। वो गलती से बेरोजगारी की वजह से कोई ग्रेजुएट वाला आके अपने को बोले नहीं हम तो ग्रेजुएट हैं, हम कांस्टेबल, अरे तुम बेरोजगारी के मारे हो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए तुम यहाँ आके भटक रहे हो। देखो, चैप्टर के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा है तो वो कभी भी ज़िंदगी में भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी, वो कुछ भी अपना कर सकता है, ठीक है। कभी उसे कोई नहीं, नौकरी तो वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, हाय नौकरी, ठीक है। जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है वो 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, कुछ ना कुछ धंधा पानी कर देते हैं और उसके बाद अच्छा पैसा कमाते हैं। नौकरी वाला जब तक 20 साल, 25 साल, 30 साल तैयारी करता है वो उतना अच्छा कमा के बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सेवाएं, अब यही पंचायत जो है आपको अच्छे से जानती है, आपके बारे में जानती है, रोज़मर्रा के अगर पारिवारिक झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, सब चीज़ बात उनके नॉलेज में होती है। तो वो उसको पालने से, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से फैसला दे सकते हैं, उसको समझा बुझा सकते हैं। अब ये काम शुरू कहाँ से हुआ था? हालांकि ये तो हमारे देश में बहुत पहले से चला आता है। पुरानी फिल्में देखोगे, और आप पुरानी फिल्मों में देखते हो तो भी आपको मिलता होगा कि पंचायत उसमें थी, सरपंच है, ये है, मुखिया है,
फलाना है, तो चलता था उनके भी पहले में भी। लेकिन उसके बाद से जब हमारा संविधान बना है, ठीक, एक बार फिर से इसको क्या कि वो इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि इसमें जो मुखिया होते थे वो सब बड़ी अपर कास्ट के ही होते थे, या तो पूंजीपति होंगे या तो जमींदार, जो भी होते थे सब पैसे वाले ही होते थे, गरीब लोग तो नहीं होते थे, ठीक है। जो पावरफुल होते थे, डरा सकते थे, वही सब इसके हेड होते थे। वो मनमाना चाहे जिससे जो कर सके, लेकिन उसमें कुछ लोग होते थे जो अच्छे होते थे, किसी का जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, एकदम निष्पक्ष, मतलब वो क्या करते थे, फैसला सुनाते थे। तो वहाँ से चलता चला आया। फिर भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान में बात आई कि क्षेत्रीय प्रशासन और इसकी रखा जाए। तो वहाँ से अब ये बात आती है, यहाँ देखेंगे, भारत सरकार द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया गया ताकि वे स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। ठीक, उन्होंने तो संविधान में संशोधन करवा के ये कह दिया था, तो इसके तहत इसका गठन हुआ कल्याण, ताकि अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर जो मतलब आसपास के आपके ग्रामीण लोग हैं, आपके जितने करीबी लोग हैं, ठीक, अगर वहाँ के लोग शासन अगर आसपास में ही रहे, आसपास के ही देख रेख में चले, तो क्या होगा, पूर्ण तरह से विकास हो पाएगा, देखभाल हो पाएगी। पर क्या किया जाए, आजकल का अगर गांव का प्रधान है तो वो कहता है वोट देने में हमने आपको इतना खर्च खिलाया पिलाया था और अब हम सारा वसूल रहे हैं। गलती उसमें किसी लीडर की नहीं है, प्रधान की नहीं है, गलती हम ही लोगों की है, जो हम वो अपने वोट की कीमत नहीं जानते। हम अपने वोट की कीमत जानते हैं कि पौवा मिल जाए, दारू मिल जाए, खाने को हफ्ता भर मुर्गा दारू मिल जाए, और महिलाओं को है साड़ी मिल जाए, 1500 रुपये मिल जाए, तो सोचते हैं इसी पे इलेक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो जब वो इतना खर्च पहले ही कर देगा तो तुम्हारे विकास के लिए कभी कुछ सोचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब हम निष्पक्ष चुनाव करेंगे, हम किसी का खा पी के नहीं करेंगे, तो अगला भी हमें आके कहेगा कि जी हाँ, आपने हमें चुना है, कहिए आपका काम क्या करना है, क्या काम है, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहेगा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उसने कुछ, इस पर्सन ने आपको कुछ दिया नहीं था, खर्च किया नहीं था इलीगल तौर पे। अब ये आपको सिर्फ सेवा देगा, जो आपके लिए लायक काम होगा वो आपको सौंप देगा, और करना भी पड़ेगा उसे, करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, क्योंकि खर्चा तो किया नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो व्यवस्था आई संविधान में, पहले थी फिर बाद में बंद हो गई, उसके लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे कि नहीं इसको लेते और लाना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें गांधी जी भी थे। फिर अच्छा किसी तरह जब 1992 में इसको कहा कि चलो ठीक है कि हम संविधान संशोधन में लाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इसमें क्या हुआ, रिसर्च चलता रहा, कई तरह से रिसर्च चलता रहा, तो वो आगे हम देखेंगे। पहले देखते हैं इसको आगे, यहाँ पे हमारे जो बॉक्स करके सारी चीज़ दी हैं यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहा ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन दो तरह के, एक शहर का स्थानीय शासन और एक ग्रामीण का। ग्रामीणीय स्थानीय शासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 लोग शामिल होते हैं। शहरी स्थानीय शासन में भी 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो विभिन्न आकार के शहरों में कार्य करती हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। शहरों में भी 3 तरह की और गाँव में भी 3 तरह की। तो आपको यहाँ पे भी पता चल गया कि ग्रामीण में भी 3 है और शहरी में भी 3 है। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक। और शहरों में है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक। बात आती है पंचायती राज व्यवस्था हुई कैसे, यही हम आपको बताते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान सम्मिलित किया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध प्रावधान सम्मिलित किए हैं। अब इसमें जो कई कमेटियां बनी, जैसे हमने आपको बताया था कई कमेटियां इसमें बन चुकी थी। जैसे अब कमेटियां बनी क्यों थी, इसका विचार करने के लिए कि इसे त्रिस्तरीय बनाया जाए कि
द्विस्तरीय बनाया जाए, कितने स्तर पे इसका गठन किया जाए जो हम अच्छे से इसको समझा पाएँ, या फिर किसी चीज़ को मतलब अगर एक लेवल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगर एक स्तर पे कोई सुनवाई नहीं हो रही तो दूसरे स्तर पे वो जा सकता है, उससे बड़े स्तर पे, तो 3 स्तर पे जैसे यहाँ पे दिया गया था वैसे ही वो सोच रहे थे कि कैसा सुझाव दिया जाए। तो यहाँ आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। इन्होंने, जो बलवंत राय हैं, ठीक, बलवंत राय सर हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय बना दिया इसे कि 3 स्तर पे इसको हम कर सकते। अब इन्होंने 3 स्तर पे बनाया, एक गांव के स्तर पे, दूसरा प्रखंड मतलब ब्लॉक के, ठीक, प्रखंड के स्तर पे बनाया था, और दूसरा जिला के, तीसरा जिला के स्तर पे, जिला स्तर की, ठीक ना। तो ये 3 स्तर की इन्होंने बना दी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढांचा 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात ही अस्तित्व में आया। कहना है इसका जो ढांचा था वो 73वें संविधान संशोधन के बाद ही अस्तित्व में आया, उसके पहले कोई इस पे अमल नहीं करते थे। पहले ठीक है कर लेंगे ऐसे ही चलता रहता था। तो इसमें जो थे कि बलवंत राय जी थे जिन्होंने त्रिस्तर की बताई, ठीक। फिर इसमें और लोग भी आते हैं, अशोक मेहता समिति है, ठीक है, 1977 में इन्होंने भी अपनी, इनकी समिति थी अशोक मेहता वाली, इन्होंने ग्राम और जिला पे बताया, ग्राम और जिला, तो इन्होंने द्विस्तरीय बता दिया। तो इनकी बात माने, फिर अब इनकी बात से नहीं सहमत होते तो फिर इन्होंने एक अलग कमेटी का गठन किया। नई कमेटी जो थी वो जीपी के राव समिति बनाई, ठीक, और ये बनी थी 1985 में। इन्होंने शक्ति का बंटवारा कराया था, जो अपना शक्ति का मतलब कि ये पावर इन्हें दी जाए, इसी स्तर पे यहाँ पंचायत देखा जाए, यहाँ जिला पे बांट दी जाए, ऐसे इन्होंने पावर का बंटवारा कर दिया। फिर ऐसे भी बहुत सी समितियाँ बनी, लेकिन मुख्य जो है इसमें समिति है जो पंचायती राज के ऊपर आई, तो इसमें सिर्फ यही बलवंत राय मेहता समिति जो है कमेटी, इसी के ही स्तर पे, त्रिस्तर पे सुझाव दिया गया और इसको आगे अप्लाई किया गया, ठीक है, और उसी को लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद बनती है हमारी ग्राम पंचायत। जब हमारी ग्राम पंचायत बन गई तो अब देखो कि क्या होता है, ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत। अब जो ग्राम पंचायत बनी भी तो उसका संगठन कैसे हुआ, गठन किस तरह से हुआ, उसके काम क्या है, वर्क क्या है, और उसकी इनकम कहाँ से आती है, ठीक है। भाई जब इनकम नहीं आएगी तो वो काम नहीं करा सकते, और संगठन भी फिर बेकार हो जाएगा। कुछ भी हो, कोई सा भी स्रोत हो, बिना पैसे के सब बेकार है, ठीक। तो इसी तरह से ग्राम पंचायत की भी बात है। संगठन के बारे में कहते हैं, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न स्तरीय संस्था है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी संस्था है जो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान और या सरपंच मुखिया कहा जाता है। जो इसका अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो प्रधान होता है, या तो मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है उन्हें। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। कह रहे कि एक उपाध्यक्ष भी होता है और कुछ पंच लोग भी होते हैं, पंच परमेश्वर जैसे कहा जाता था। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के शासन का कार्यपालिका अंग तथा ग्राम सभा इसका विधायी अंग है। अब इसके अंग कौन कौन से बताए गए ग्राम पंचायत, देखो, ग्राम सभा, कार्यपालिका अंग तथा ग्राम सभा इसका विधायी अंग है, कार्यपालिका और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत में सदस्यों का चुनाव जो गुप्त होता है, ज़्यादा किसी से नहीं, मतलब अपने समझ से किसी को बना देते हैं। अब इसमें समस्या ये है,
अगर आप देखो कि ये कह रहे हैं कि गुप्त तरीके से होता है, एक बार यहाँ से देखो, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। अब भाई यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अब जब कहते हैं ना हिडन अगर हो रहा है इलेक्शन, तब इसमें क्या होगा हिडन इलेक्शन में कि अच्छे लोग को ना चुन के इसे चुन दिया जाएगा, इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यही समस्या जो थी जिसकी वजह से अम्बेडकर जी जो थे बाबा साहेब, उन्होंने ग्राम पंचायत को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसमें हमारे जो गांधी जी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, नेहरू जी ने भी जोर दिया था। ठीक, तब जाके ये इस पे आई, इसके लिए नाराज़गी भी हो गई थी उनसे, तब लास्ट में उन्होंने इसको ऐड कर लिया था। तो यहाँ ज़्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत में 5 से 9 सदस्य होते हैं। इनमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। अभी यहाँ जहाँ सरपंच लोग बैठते हैं, ये तो सिर्फ 5 लोग ये हो गए। अब ये अपने आप को अपर कास्ट के होंगे, बड़े लोग अपने आप को कहेंगे, तो SC और ST वालों के साथ बैठेंगे, ये कभी नहीं बैठ सकते। ठीक है ना, ये सब बस खाली कहने के लिए। यही वो वजह है जिसकी वजह से कि अंबेडकर जी जो इसको नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, नहीं अप्लाई करना चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि जो बाहुबली लोग होंगे वही इसमें आएंगे और वही अपना शासन चलाएंगे अपने मन मर्जी का, तो उनसे लोग दब के रहेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? लोगों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गांव की सड़कों का निर्माण, गांव की साफ सफाई, सड़क और गलियों में रोशनी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, पशु नस्ल सुधार, डिस्पेंसरी। अब इतना सारा काम है। ठीक है, अब इसमें जो पंचायत वाले में जो हेड होगा, जो दादागिरी दिखाता होगा, वो अपने लोगों को ही कमीशन ले लेकर भर देगा। यही आजकल हो रहा है, घूसखोरी। यही सबसे बड़ा करप्शन है कि सिर्फ वो अपने लोगों को भरना चाहेगा, लेकिन और लोगों को उसमें नहीं शामिल करेगा। यही जो हमारे समाज को सबसे पीछे ढकेल रहा है। इन्हीं सब वजह से नहीं चाहते थे कि पंचायती राज हो। अगर बड़े स्तर पे जैसे कोई सिलेक्शन होता है तो वहाँ कहते हैं कि ना ही कोई अपनावाद होता है, नहीं कुछ, जो लायक होता है, काबिल होता है, उसको उसमें भर्ती किया जाता है, शामिल किया जाता है। यहाँ पे भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पंचायत लेवल पे है, ये सबसे एक निम्न लेवल हमारे गांव से, हमारे परिवार से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, जहाँ पे हम अपने गांव के, अपने समाज का हम विकास कर सकते हैं। तो यहाँ जब वो लूटने वाले लग गए तो फिर क्या विकास होगा? खैर, विकास जो होगा वो तो आप लोग भी जानते हो। इसके लिए शिक्षित वर्ग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पढ़े लिखे हों, हर एक चीज़ का नॉलेज हो, कैसे विकास कर सकते हैं। आजकल देखा होगा आपने, थोड़ा सा ये देखते फिर बताते हैं। ग्राम पंचायत की आय के साधन: संपत्ति, जमीन, जानवरों पर कर, संपत्ति पर कर, जमीन पे कर और जानवरों पे कर। पंचायत की समिति का किराया तथा केंद्र और राज्य सरकारों को प्राप्त अनुदान। अब ये टैक्स जो लगा वहाँ से आता है, पंचायत की जो संपत्ति का किराया जा रहा होता है वहाँ से भी मिलता है, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, जो केंद्र और राज्य सरकार उन्हें देती हैं खर्चा चलाने के लिए, वो भी। अब इनका जो अनुदान आता है, प्रधान लोग तो यहीं मर जाते हैं कि 5 लाख मिल जाएगा, या फिर कोई सोच लेता है 1 CR मिल जाएगा, करोड़। इस चक्कर में ये इतना लूटपाट मचाते हैं, इतना धांधली करते हैं कि विकास नाम का तो सिर्फ गटर खुदवा के छोड़ देते हैं, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज अगर हम अपने समाज गांव के लिए विकास करते हैं तो हमारा ही समाज और गांव का विकास होगा, और फिर वो आगे बढ़ेगा, और फिर देश धीरे धीरे, देखो किसी देश की तरक्की कहाँ से है? एक छोटी इकाई होती है, परिवार से। परिवार से लोगों से परिवार बनता है, लोगों की तरक्की तो परिवार की तरक्की, परिवार की तरक्की तो गांव की तरक्की, गांव की तरक्की तो क्या होगा? ब्लॉक की तरक्की, ब्लॉक की हुई तो उस एरिया की होगी, एरिया से करते गांव से लेके कई गांव हुए तो डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट की हुई तो स्टेट की, स्टेट से सारी हो गई तो देश की तरक्की। एक छोटी इकाई से जोड़ के देखा करो ना, कि अगर एक इंसान, अगर हमारा समाज शिक्षित हो रहा है तो एक घर परिवार करते करते, शिक्षित होते होते आज आगे चल के हमारा देश भी अच्छा लेवल पे आ जाएगा।
जैसा कि आज देख ही रहे हो, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ पहुंच चुकी है। देश हमारा तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक में जा रहा है, काफ़ी तरक्की कर रहा है। जनसंख्या में भी तरक्की किया तो उसी हिसाब से इसमें भी इकोनॉमिक में भी तीसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक, तो पंचायती राज में यही लूटपाट है जो करप्शन बनाने का ज़्यादा डर बना रहता है। यहाँ पे ये देखो पंचायत का, अब यहाँ से इनकम का स्रोत आपने देख लिया कि संपत्ति, जमीन, जानवरों पर कर, पंचायत की समिति का किराया तथा केंद्र और राज्य से जो अनुदान मिलता है, डोनेशन मिलती है, उससे भी वो चलाते हैं खर्चा। ठीक है। पंचायत समिति, पंचायत समिति का गठन, कार्य और आय के स्रोत। अब पंचायत समिति का गठन कैसे हुआ, आय के कौन कौन से स्रोत हैं वो देख लेते हैं। रचना इसकी कैसे होती है, पंचायत या ब्लॉक समिति पंचायत राज व्यवस्था का मध्य स्तरीय संगठन है। ये जो पंचायत है, समिति पंचायत राज व्यवस्था का क्या है, मध्य स्तरीय संगठन है, मध्य स्तरीय संगठन है। जैसे कि ये क्या करता है कि मीडिएटर का काम करता है, थोड़ा सा इधर की मदद कर देता है सरकार की और ग्रामीण लोगों की, तो ये मदद करता है। इसका निर्माण ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, सरपंचों, विधायकों, सांसदों, कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। ठीक है ना। ब्लॉक का जो निर्माण होता है इन सब लोगों से, प्रधान, सरपंचों, विधायक, सांसदों और कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से होता है। इसके अलावा ब्लॉक के कुछ अधिकारी भी पंचायत समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बीडीओ वगैरह, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह जो ब्लॉक पे होते हैं, ये सब इसके सदस्य होते हैं। पंचायती समिति के कार्य, अब इनके काम क्या होते हैं। पंचायती समिति के प्रमुख कार्य कृषि भूमि की उर्वरकता बढ़ाना, जलाच्छादित विकास करना, सामुदायिक और फार्म वनीकरण, प्राथमिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। इसके अलावा पंचायती समिति के वे सब कार्य भी करती हैं जिनके लिए केंद्र और राज्य सरकारों से विशेष अनुदान प्राप्त होता है। अब वो भी काम करते हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकार किसी चीज़ के डोनेशन के लिए दे दिया कि ये सरकार की तरफ से किसी को पेंशन दिला दो, ये करवा दो, पेंशन बना दो, तो वो सारा काम भी ये करते हैं। उसी में कुछ मलाई अपने खा जाते हैं और ऊपर से खा के बाकी तुम्हें सप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर केंद्र सरकार से 100 रुपये चला तो यहाँ आते आते ही पहले वो 75 रुपये हो जाएगा। तीसरे लेवल पे पहुँचा तो यहाँ सीधे 50 रुपये पहुँच जाएगा, 25 यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब जहाँ देना, यहाँ से ये देते देते ये जो 50 रुपये है ये सीधे आ जाएगा कितने पे, 20 या 10 रुपये पे। इतना वो सरकार के थ्रू से आता है। 100 रुपये आते आते, खैर कहने वाले तो कई बार मीडियम कहते हैं कि ऊपर से चलता 100 रुपये है और नीचे आते आते 1 रुपये मिलता है। ये भी है, हकीकत है। ये जो बीच के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, ये सब चाट के बराबर कट जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, करप्शन है। ये हमारे देश को विकलांग बनाने का एक ग्रुप है, कह सकते हैं। अब जैसे जो गरीब स्तर के लोग हैं वो उनकी भी कमी है। वो अपने आप को गरीब मान के ही बैठे हैं। अब तुम मान के ही बैठे हो, कुछ करना ही नहीं चाहते तो गरीब ही ज़िंदगी भर रहोगे। ठीक है। अनुदान के भरोसे चलने की कोशिश करेंगे। तो इनका भी यही है कि ऊपर से अनुदान जो मिलता है लाते लाते वो अपना आधा खा लेते हैं और उसके बाद वो पीछे जो बचता है वो बांट देते हैं। आय के स्रोत, अभी आय के स्रोत बता रहे हैं। इनके नहीं, मतलब जो पंचायत समिति है उसके स्रोत क्या हैं। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, कर तथा भू राजस्व का एक निश्चित हिस्सा। ठीक है। इनको इन 3-4 चीज़ों से इन्हें क्या मिलता है, टैक्स और पैसे कलेक्शन करते हैं। ठीक है। बाकी उनकी अपनी इनकम अलग है, इसमें से आधा तो उनकी इनकम हो जाती होगी। विकास के नाम पर फिर नाम ही रहता है विकास। ये तो कहानी थी ब्लॉक की। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। अब बात करते हैं हम जिला परिषद की। जिला परिषद में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होती है। जिला परिषद संगठन, कार्य और आय के स्रोत। इसमें क्या होता है, संगठन भी संभालते हैं, कार्य भी क्या काम करना है उसके बारे में डिटेल, और इनकम उन्हें कितनी देनी है ये सारा भी। रचना, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय जिला परिषद है। यह संस्था जिला स्तर पर पाई जाती है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायती समितियों के अध्यक्ष, पंचायत समितियों के अध्यक्ष उसके पदेन सदस्य होते हैं। जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ना, हेड,
वो जिला परिषद में उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 सीटें क्या हैं, महिलाएं वहाँ पे आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीट आरक्षित की गई हैं, बट कहने के लिए होता कोई बहुत कमी है, मिल जाए मजबूरी में अगर उन्हें इंक्वायरी होती तो रखना पड़ता है, खैर ठीक है ना। तो इतनी सीटें मान लो फिर इनके लिए भी आरक्षित हैं। 1/3 तो महिलाओं के लिए, बाकी इनके लिए भी कुछ कुछ सीटें आरक्षित हैं। अब इनकी कहानी होती है जो कि ये ग्राम लेवल पे जब देखते हैं ना, कोई शिकायत हो गई, यहाँ पंचायत, यहाँ नहीं फैसला हुआ तो ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। यहाँ विलेज हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, ठीक, ब्लॉक लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होती है। यहाँ सारा, इसके बाद अगर नहीं मामला फैसला हुआ तो फिर सीधे कोर्ट में चला जाता है। जिला परिषद के कार्य, जिला परिषद के जो कार्य हैं, जिला परिषद के क्या क्या कार्य हैं, ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करना, जिले के लिए विकास कार्यक्रमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन करना, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना, छोटी सिंचाई परियोजना बनाना, गोचर को बनाए रखना और साक्षरता कार्यक्रम चलाना, पुस्तकालय की व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, कल्याणकारी अभियान चलाना, व्यवसायियों को लघु और कुटीर उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पादन प्रसंस्करण, मिल, डेयरी फार्म आदि स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार योजनाओं को क्रियान्वित करना। तो ये सारा इनका मतलब विकास के लिए काम चलता है। जिला स्तर पे इनका होता है, ये अपनी अपनी व्यवस्था होती है इनकी देखभाल करके कि लोगों का विकास किया जा सके। आय के स्रोत, अब इनके मतलब इतना काम तो करने के लिए इनके ऊपर आता है, लेकिन इनकी इनकम कहाँ से आती है? जिला परिषद द्वारा की जाने वाली करों की उगाही, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टैक्स लगता है उसी से इनकी इनकम का स्रोत बनता है। लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस जो बनता है, कोई सा भी लाइसेंस होगा उसका ये टैक्स लेते हैं। बाजार शुल्क, भूस्वामी मार्केट टैक्स लगता है, और ज़मीनों पर जो टैक्स लगता है, हिस्सेदारी होती है उसमें। जिला परिषद की परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया, जो गवर्नमेंट की जो जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़मीन होगी वो किराए पे होगी, वो सारा किराया वसूलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए धन, इनके विकास संबंधी जो अनुदान किए गए जो भी डोनेशन मिलता है वो सब भी इन्हें ही मिलता है, और यहाँ से उसी सब पैसों को ये लोगों के विकास के लिए लगाते हैं। अब आती है बात शहरी स्थानीय शासन की। 74वें संविधान संशोधन, वो 73वां संविधान संशोधन था। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन के बड़े बदलाव किए गए। वर्तमान समय में 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं सरकारें कार्यरत हैं। एक है बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका, ग्रामीण से शहर बनने वाले या संक्रमण वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। जैसे कि जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है ना, उनके लिए नगर पंचायत है। जो सही छोटे शहर हैं, डेवलप हैं, उनके लिए ये नगर पालिका है। और जो विकसित है नगर निगम, उनके लिए। शहर वाला 74वें संविधान संशोधन में और ग्रामीण में 73वें संविधान संशोधन। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इनके बारे में, इनके कार्य, इनकी रचनाएं, ये सारा चीज़ सेम हम ये सारा यहीं पे भी पढ़ेंगे। तो नगर निगम, नगर, इसकी रचना क्या है? नगर निगम का गठन बड़े शहरों में किया गया है। पार्षदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इस तरह से वे निर्वाचित पार्षद अपने में से एक सदस्य को प्रतिवर्ष मेयर चुनते हैं। अब बहुत लोग हो गए तो उसमें से एक लोगों को हेड चुन लेंगे, मेयर चुन लेंगे। मेयर को शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वैसे ही मेयर को उस राज्य का, ठीक है ना, उस शहर का, सिटी का प्रथम नागरिक माना जाता है। मेयर हो जाता है तो एकदम किंग मान लेते हैं उसको भी। मेयर को शहर में प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। नगर निगम में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। अब जातियों के अनुसार भी अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है और यहाँ पे भी 1/3 महिलाओं की आरक्षित सीट है। निगम युक्त एक आधिकारिक पद होता है जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में निगम आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें एक अधिकारी होते हैं निगम आयुक्त, वो भी दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं। नगर निगम के कार्य स्वास्थ्य व सफाई, बिजली व जल आपूर्ति, शिक्षा, लोक निर्माण, अन्य कार्य जैसे जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना आदि, ये सारा नगर निगम का काम होता है। नगर निगम के आय के साधन कर उगाही, टैक्स सभी लोगों के लिए दे रखा, टैक्स से जो पैसा मिलता है वो यूज़ करते हैं। लाइसेंस फीस, जल आपूर्ति शुल्क, बिजली सीवर शुल्क, टोल टैक्स, सामान की आवाजाही पर कर, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, निगम की समिति से प्राप्त किराया। ठीक है, निगम में की जो संपत्ति है उससे किराया पड़ता है, वो भी पैसा ये यूज़ करते हैं। सेम वही सारा प्रोसेस इनका भी होता है। अगला है नगर पालिका। अगला टॉपिक हमारा नगर पालिका है। रचना इसकी कैसे हुई? छोटे शहरों में नगर पालिका पाई जाती है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा MCD वगैरह करके होती है ना, वहाँ पे काम करवा रही होती है नगर पालिका ही सारा। प्रत्येक नगर पालिका के पार्षद का चुनाव उसी शहर के मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका का एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उसका जो अधिकारी होता है वो राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सिविल इंजीनियर महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, ये सारे इसमें अधिकारी होते हैं। नगर पालिका के कार्य स्वास्थ्य व सफाई, बिजली व जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, जन्म व मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, लोक निर्माण, ये सारा इनका कार्य होता है। और इसके आय के साधन वही हैं नगर पालिका के आय के प्रमुख साधन। तो इसके प्रमुख साधन है संपत्ति, वाहनों, मनोरंजन और विज्ञापन पर कर, किराया, बिजली, पानी और सीवर पर शुल्क, नगर पालिका की संपत्तियों, दुकानों, सामुदायिक भवनों आदि पर किराया आदि, सरकार राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। फिर उसके बाद इनका भी अनुदान होता है। कर, चोरी, अवैध निर्माण, कानून तोड़ने वालों पे प्राप्त जुर्माना आदि, ये सारा इनका प्लांटी वगैरह जो भी लगती हैं वो इनकी इनकम के स्रोत होते हैं। इसीलिए इतने ज़्यादा जुर्माने वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन क्या करोगे, जितना टैक्स वैक्स रोड पे पकड़ के लगाते भी हैं तो आधा उनकी जेब में, आधा सरकार के पास जाता भी है कि नहीं जाता, ये भी गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं नगर पंचायत की। रचना होती है प्रत्येक शहरी केंद्र जिनकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख से कम हो, 30,000 से अधिक 1 लाख से कम होती है, वह नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। वहाँ पे नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। इसमें 1 अध्यक्ष और वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें 10 निर्वाचित वार्ड सदस्य तथा 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। कार्य इनके, नगर पंचायत इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। साफ सफाई बनाए रखना तथा कूड़ा करकट इत्यादि साफ करना, पेयजल आपूर्ति, जन सुविधाएं जुटाना, अग्निशमन की व्यवस्था जैसे फायर ब्रिगेड और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। इनकम के स्रोत संपत्ति कर, जल कर, पथ कर, रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, इमारत के नक्शे पर लगने वाले शुल्क तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तो सेम मतलब इनकम के स्रोत वही हैं, बस काम सबके भी लगभग तो वही हैं। किसी के थोड़े हैं, किसी के ज़्यादा कार्य हैं, तो कुल मिला के लगभग एक ही जैसा काम है। प्रॉपर इनका विकास का ही काम होता है। अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनका विकास करना, उनकी देखभाल करना, उनकी सुख सुविधा जो चीज़ें हैं सब देखने के लिए इनको जो इनकम मिलती है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है जिला प्रशासन। जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त या जिलाधीश। जिला प्रशासन के शिखर पर जिला कलेक्टर, संग्राहक तथा अथवा उप आयुक्त जिला न्यायाधीश होता है। पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, सिविल चिकित्सक, सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उपखंड अधिकारी और ब्लॉक प्रखंड विकास अधिकारी, BDO आदि। जिलाधीश का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा शांति सुनिश्चित करना है। जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, उनका यही काम होता है शांति बनाए रखना और का व्यवस्था जो है सही से चले और कानून का पालन हो।
उपखंड अधिकारी क्या काम करता है? उपखंड अधिकारी जिले के प्रशासन में जिलाधीश का सहयोग करता है तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भूमि रिकॉर्ड लेखा जोखा रखता है, भू राजस्व का संग्रह करता है तथा मूल निवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी जारी करता है, एसडीएम वगैरह। ब्लॉक प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर, जो बीडीओ होता है पंचायती राज पंचायत और उसके जो बीडी एसडीएम के हैं, इनके स्तर और पंचायत समिति के संबंध होता है, बीच का माध्यम बन जाता है। वह पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है जो इसकी बैठक का रिकॉर्ड रखता है, इसका बजट तैयार करता है तथा विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है, तालमेल बना के रखता है। तो इसी के साथ हमने पूरा मतलब लगभग जो भी थी हमारी लोकल सरकार के बारे में हमने पढ़ा, और जो कहते हैं कि प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन कैसा होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो यही सब हैं स्थानीय शासन के लोग, ठीक है, जिसमें हमने एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे कौन कौन से स्थानीय शासन में आते हैं। पहले तो ग्राम पंचायत, जहाँ प्रधान होता है। फिर उसमें होता है ब्लॉक, उसमें जो होता है ब्लॉक होता है, ब्लॉक में वीडीओ होते हैं, ठीक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको जिला लेवल पे जो आती है, ठीक, तो वहाँ डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं, ठीक। तो ये सब अपने क्षेत्रीय विकास में, इनको तो बाद की बात करते हैं, जिला लेवल की बाद में आती है, लेकिन जो पंचायती राज में होती है ये दोनों की भूमिका ज़्यादा होती है। ये तीसरे स्तर के लोग हैं, पहला दूसरा स्तर और ये तीसरा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है प्रशासन की वो यही है, इन्हीं के जरिए काम करती है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आपको एक चीज़ और बता दें कि आपके अगर आपका कोई फ्रेंड है जो भी है, अगर वो NCERT से 6th to 10th 11 और 12th तक भी पढ़ते हैं, इनके लिए फ्री PDF ऑल सब्जेक्ट, ठीक। हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे है, ठीक, प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं, ठीक। कौन सी है? यही राजेंद्र सम्राट नाम से है। इसको डाउनलोड करके इसमें आप फ्री मटेरियल वाले में जाके देख सकते हैं, फोल्डर वाइज सारा बना के दिया गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी नोट्स हैं, ठीक है, वहाँ से अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जो भी है NCERT के लोग हैं उनको आप बता सकते हैं, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों में डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस उसको डाउनलोड कर लेंगे, OTP आएगा, रजिस्टर्ड कर लेंगे, और फिर मोबाइल नंबर से नीचे आएगा लॉगिन करने के लिए, अनदर करके वो करके अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP से रजिस्टर्ड कर लेंगे। बाकी इनका पूरा फ्री है उसमें पढ़ने के लिए। बाकी उस पर अगर ऐप पे और कोई कोर्स आते हैं, अगर पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो वो आगे फ्यूचर में आएंगे, तो वो इंसान पढ़ सकता है, बच्चा पढ़ सकता है अच्छे से। ओके बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।